नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आई स्पीसीस में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम 2026 के लिए दृष्टि हाईएस का टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे। ठीक है, 2026 के लिए दृष्टि हाईएस के टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हैं और इसमें आपका यह दूसरा टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका ये टेस्ट 2 है और इसमें आपको आधुनिक भारत का इतिहास और करंट मिलेगा और कितने मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा, ये भी जानना ज़रूरी है। और ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें आपके हिस्ट्री के 70 क्वेश्चन है और करंट अफेयर के आपके 30 क्वेश्चन है, मतलब टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है। ठीक, और आप जानते हैं कि हम इनको 2 पार्टों में करते हैं क्योंकि समझाना भी पड़ता है तो चीज़ें लंबी काफ़ी हो जाती हैं, तो इसलिए 2 पार्टों में करना पड़ता है। तो ये आज का पहला पार्ट होने जा रहा है और कुछ मेरे भाई बहनों को इसकी PDF चाहिए थी, तो मैं उनके बता दूं कि उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। PDF दे नहीं सकता मैं आपको क्योंकि ये कंपनी के नियमों के विरुद्ध है और बाकी मैं आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ें समझा सकता हूँ, सच्ची कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको PDF प्रोवाइड करना न का अधिकार, राइट्स मुझे नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप लोगों को वीडियो में ही देखना पड़ेगा क्योंकि ये किसी कंपनी का है, आई मीन किसी इंस्टीट्यूट का है, चाहे वो दृष्टि का हो, चाहे वो विजन का हो, चाहे वो किसी अदर इंस्टीट्यूट का हो। तो ये राइट सिर्फ इंस्टीट्यूट के पास होता है और मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन आपको कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहूँगा। तो ये आपका दृष्टि आज का टेस्ट सीरीज है और टेस्ट 2 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बाकी आप वीडियो में अच्छी चीज़ें देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, बाकी और जो भी हेल्प हुई मैं आपको करूँगा ज़रूर। अब टेस्ट सीरीज जब हम अपने चैनल की लॉन्च करेंगे अपने इंस्टीट्यूट की, तब वो टेस्ट सीरीज मैं आपको फ्री में दे दूँगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन ये किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का है तो ये मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए क्षमा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी स्थलों और वहाँ की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी स्थल यहाँ पे है और यहाँ पर नदी है। ठीक है, एक्चुअली मैंने ये चीज़ें लाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने 2 वीडियो लाइव की है। एक करंट अफेयर का है, नहीं 3 वीडियो, सॉरी माफ़ कीजिए, 3 वीडियो है। एक करंट अफेयर का है और 2 इसी टेस्ट सीरीज का है। तो उसमें आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी घट जाती है। ठीक है, बैकग्राउंड में अजीब अजीब आवाज़ आती हैं, तो लाइव नहीं आ पाएंगे और देखते हैं बहुत जल्दी लाइव आने की कोशिश करेंगे, कुछ उपाय करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी लाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी वीडियो आपको मिलेगी रिकॉर्डेड। चलिए चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल और नदी बताना है, इसमें से सही युग्म सुमेलित कुल कितने हैं। ठीक है, लोथल, भोगवा, ठीक है, लोथल, भोगवा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। लोथल कहाँ पे, आप यहाँ पे लिख देते हैं। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, पेन को छोटा करना पड़ेगा। तो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है और ये भोगवा में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये खंभात की जो खाड़ी है गुजरात में, उसके ये नज़दीक है। ठीक है, चमुद्रों की बात करें तो चमुद्रों क्या लिखा हुआ है, सतलुज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि जो चमुद्रों है ये एक्चुअली में आपका पाकिस्तान में आता है। ठीक है, पाकिस्तान में आता है और ये एक्चुअली में सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक है, किसके? सिंधु नदी। तो इसलिए ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आप जानते हैं हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है और यहाँ पे यमुना लिखा हुआ है, तो ये वाला भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो राखी गढ़ी है, मैं यहाँ पर देता हूँ, ये आपका हरियाणा में है। HR लिख देता हूँ, समझ जाएंगे आप। ठीक है, हरियाणा में है और ये आपका कौन सी नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे है। सरस्वती नदी किनारे, ना कि यमुना नदी किनारे है। ठीक है, ठीक है, आपका गलत होता है। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी किनारे है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये रावी नदी है और ये हड़प्पा इसमें है कहाँ? तो जो हड़प्पा है ये वर्तमान में जो पंजाब और पाकिस्तान के रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के पास स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पंजाब में है और ये वर्तमान पंजाब और पाक में।
ठीक है, आई थिंक हमको क्लियरिटी आ गई हुई। तो इसमें से आपके कितने सही हैं? तो पहला वाला सही हो गया और ये आपका एक लास्ट वाला सही हो गया। तो सिर्फ देखो 2 ही सुमेलित है। ठीक है, सिर्फ 2 ही सुमेलित है। नेक्स्ट लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन लंबी दूरी व्यापार और के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना है। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में उल्लेखित नाम और ये वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, तो मेसोपोटामिया ग्रंथ में जो कुछ नाम दिए गए थे और ये वर्तमान क्षेत्र बताना है और बताना है इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है आपको। तो पहला है दिलमुन। ठीक है, तो दिलमुन ये बहरीन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दिलमुन बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया में इस ग्रंथों का उल्लेख मिलता है और ये बहरीन वर्तमान में है। मगन की बात करें, ठीक है, तो मगन यहाँ पे ओमान लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ही सही है। वर्तमान में मगन को ओमान कहते हैं। ठीक है, और यहाँ तांबे के व्यापारियों के संबंध में पुरातात्विक खोजों के संकेत मिलते हैं। मेलुहा, ठीक है, मेलुहा, तो मेलुहा जो है भारत पाकिस्तान में लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। मेलुहा एक्चुअली में जो सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है जो वर्तमान में भारत पाकिस्तान में, ऐसा माना जाता है कि हाँ मेलुहा शब्द का तात्पर्य हड़प्पा क्षेत्र से हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। चौथे की बात करें, तुरान लिखा हुआ है। ठीक है, तुरान यहाँ पे मिस्र लिखा हुआ है, तो यह मध्य एशिया क्षेत्र को संबंधित संदर्भित करता था। ठीक है, जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है वो। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, मिडल ईस्ट वाला जो क्षेत्र है उसको संबंधित करता है, यहाँ ही गलत हो जाता है। तो आपका ऐसे कितने सही हैं? 1 2 3, केवल 3 सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कितने सही हैं। ठीक है, कितने सही हैं ये बताना है। इसमें लिखित लिपि का अभाव था और यह पूर्णतः मौखिक और संप्रेषणी पर निर्भर थी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपने हड़प्पा जो काल है वो अच्छे से पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है। उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता में की एक अपनी लिपि थी जिसके प्रमाण उसके मुद्रा और जो मोहरे हुए उसमें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और लेकिन ये अभी अपठनीय रही है। ठीक है, वो बात अलग है। तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा वासियों के पास मानकीकृत इकाइयों पर आधारित वजन और माप का एक सटीक प्रणाली थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम राइट है। बनावली और चेलिस्तान जैसे स्थान पर हल्के टेराकोटा मॉडल पाए गए हैं तथा कालीबंगा में एक जुता हुआ खेत भी मिला है। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, कि कालीबंगा में एक जुता हुआ खेत मिला है और हल्के जो साक्ष्य हैं टेराकोटा में मिले हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। साक्ष्य का मतलब मॉडल, मतलब लकड़ी का मॉडल देखने को मिला है। तो ये वाला और ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन ये वाला गलत हो जाता है। क्यों गलत हुआ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कितने सही जुम्मन थे? तो आपका 2 और 3 सही है, बाकी पहला गलत है। तो 2 और 3 यहाँ पे हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कश्मीर घाटी में बुर्ज होम के नवपाषाण स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? ठीक है, कौन सी विशेषताएं मिलती हैं कश्मीर घाटी के बुर्ज होम में जो नवपाषाण काल में संदर्भित कितने कौन सी भाषाएं इसमें मिलती हैं? संदर्भ में स्थल में कौन सी विशेषताएं पूछा है। ठीक है, विशेषताएं पूछा है, कौन कौन सी विशेषताएं वहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, गर्तावास। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल मिला हुआ है गर्तावास। ठीक है, खदान और कृषि के साथ विशेषताएं, तो कश्मीर घाटी के बुर्ज होम में जो खदान वाली बात है ये यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, ये नहीं मिली है। अर्थी और औजार के उपयोग, तो ये भी आपको उसमें देखने को मिला है। जो गर्तावास होता है उसमें अस्थियाँ और बहुत सारे स्वर्ण मुद्रा वगैरह दफनाई थी जाती थी और अस्त्र भी होते थे। मृतकों के गर्तों में को दफनाना, तो ये तो बिल्कुल उसका मुख्य विशेषता ही रही है बुर्ज होम में जो मिला है। ठीक है, तो आपको पहला बार मिला है, दूसरा मिला है, वो तीसरा मिला है और चौथा मिला है। लेकिन जो ये दूसरा वाला ऑप्शन है किस खदान की कृषि के साथ, ये यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर 1 3 और 4 होना चाहिए। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में है।
भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ठीक है, ये कुछ स्थल है और ये राज्य हैं और बताना है जो ताम्र पाषाण बस्तियां हैं वो कहाँ कहाँ किसको संदर्भित करती हैं। तो जो आहड़ है, ठीक है, आहड़ की बात करें तो यहाँ राजस्थान दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। कायथा, ठीक है, तो कायथा ये मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कायथा आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो मालवाला क्षेत्र है वहाँ पे है और ये बहुत ही प्रसिद्ध ताम्र पाषाणकालीन स्थल भी माना जाता है। दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। और दैमाबाद महाराष्ट्र के एक्चुअली में अहमदनगर ज़िले में है और इस सबसे व्यापक रूप से उल्लेखित ताम्र पाषाण स्थलों में से माना जाता है। ठीक है, तो जो दैमाबाद है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में है, ये भी आपका सही है। और नवादा टोली तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रदेश तो है लेकिन आंध्र नहीं है बल्कि मध्य है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको ये मिला है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो नवादा टोली है, इसको एक मिनट लिख देते हैं, ये एमपी में है। ठीक है, और ये आपका रिवर कौन सी है इसके सामने, तो इसके सामने जो रिवर है वो आपकी पड़ जाती है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर के पास में है, तो ये वाला आपका गलत होता है। बाकी पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो इसमें कितने सही सम्मिलित हैं, केवल 3 सही सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैंने बता दिया है और क्यों गलत है वो वाला भी बता दिया है। आई थिंक आप वो चीज़ें क्लियरिटी आ गई। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भूलें, कमेंट में अपना राय एक प्यारा सा जरूर दें, चाहे वो जैसा भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी प्रेरित कार्य करता है आपके लिए चीज़ों और अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए। तो उपयुक्त में से कथन में से कौन सा कथन सही है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में पूछा गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है, तो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता अपनी जल दोहन प्रणालियों में विशाल जलाशयों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आपने देखा है कैसे स्नानागार वगैरह मिले हैं, कैसे उनकी नालियाँ वगैरह हुई करती थी, तो ये बिल्कुल ही सही है आपका। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे होता था ये जो इसकी जो ये प्रणाली थी, ये गुजरात जो अभी वर्तमान गुजरात के जो चरण वाला इलाका है उसमें उत्खनन के दौरान धौलावीरा में अपनी उन्नत जल दोहन प्रणाली का विशालतम जलाशय देखने को मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है, धौलावीरा में मिला है। एक सेकेंड, धौलावीरा में आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, क्या बोल रहा है, हड़प्पा कपास की कृषि के लिए और उसका उपयोग करने वाली प्रारंभिक लोगों में से थे। ठीक है, तो ये क्या सही है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कपास की कृषि करने वाले सबसे पहले जानने वाले कपास के बारे में लोग थे, और इसी कारण से जो यूनानियों ने कपास को सीडॉन कहा था। ठीक है, जो सिंधी शब्द सिंध शब्द का से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, साक्ष्यों का संकेत मिलता है कि हड़प्पा वासियों ने हाथियों और गैंडों से भी परिचित थे। ठीक है, गैंडों से भी परिचित थे, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो हड़प्पा वासियों के संदर्भ में देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन तो नहीं कराया है। ठीक है, हाथी और गेंडा वाला कराया, लेकिन हाथियों वाला यहाँ पर नहीं कराया, तो ये मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअल में क्या होता था, हड़प्पा वासी जो होते थे वो विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन करते थे, ये तो आप जानते ही होंगे, जिसमें से बैल तो आप जाने हैं, भैंस भी जाने हैं, बकरी भी आपने मैंने पढ़ा है, भेड़ भी बताया आपको, सूअर बताया है, और कुबड़ वाले बैल को बताया है, और कुत्ते तो आप जानते हैं दफनाने के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था, बिल्ली, गधे और ऊँट जैसे शामिल थे, और इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें थी जैसे हाथी गेड़ा भी उनके लिए इनसे परिचित थे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका राइट है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये शायद मैंने आपको हड़प्पा वाले जो पढ़ाया था उसमें चैप्टर में, तो उसमें शायद ना बताया हो, लेकिन अब जान जाइए कि आप हाथी और गैंडों से भी परिचित थे वो लोग, तो आपका ये तीनों वाला ऑप्शन ही सही हो जाता है। ठीक है, तीनों सही है, तो आंसर में कहाँ है हमारा, डी आंसर है, तीनों ही सही हैं। ठीक है, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के दौरान तकनीकी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तकनीकी विकास की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देंगे। हड़प्पा वासी कस्य और तांबे के औजारों से
तो अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन टीन के बारे में अनभिज्ञ थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा आपका विवादित है। क्यों विवादित है? क्योंकि जो हड़प्पावासी थे वो तांबे और टीन दोनों से परिचित थे, न कि सिर्फ तांबे से ही थे। ठीक है, और जो कारीगर थे इन धातुओं को मिलाकर कस्य का निर्माण करते। कस्य की अपनी वो जो नर्तकी की मुतकी अपनी पढ़ी है हड़प्पा सभ्यता में, तो उसमें वो कई धातुओं से मिलकर बनी थी, उसमें एक टीन भी था। ठीक है, टीन भी था, तो इसलिए ये कहना गलत है कि उससे वो अनजान थे, तो ये आपका गलत हो जाता है। हड़प्पा स्थलों से तकलियाँ, वस्त्र छाप तथा बुना हुआ कपास प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है, मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट है। आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1 सही है, सही पूछा है, और ये वाला गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया आपको। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताएं थी उनके बारे में क्वेश्चन है, ये सही वाले कथन को बताना है। ठीक है, हड़प्पा वासी उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, जिसका प्रति स्त्रियों का टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो मानी जाती हैं, तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हड़प्पावासी मिस्रवासियों के समान मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करते थे, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जो समाज था वो हड़प्पा में सामाजिक संरचना अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। ठीक है, जो हड़प्पा इसमें स्त्रियों को जो हड़प्पा में मिस्रवासियों की भांति मृत समाज की मतलब मात्रात्मक समाज की थे या नहीं थे, इसकी जानकारी भी इतिहासकार लगा नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही थोड़ा विवादित है, ये पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ये पूछ लिया है तो हम गलत मान के चलेंगे, क्योंकि इसकी भी क्लियर जानकारी नहीं है कि मात्रात्मक व्यवस्था थी कि नहीं थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, मानेंगे पहले को हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें सही कितना है? ओनली 1 सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई पशुपति मोहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी विशेषताओं के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, जो पशुपति की मोहर, पशुपति नाथ की जो चित्र है वो मोहर में देखने को मिली है, तो उसी संदर्भ में ये पूछा गया है। 3 सिर और 1 सींग वाला एक पुरुष देवता देखने को मिला है। ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही सही है। एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रखकर योग मुद्रा में बैठना। ठीक है, एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखकर योग मुद्रा में बैठना, तो ये बिल्कुल ही सही है। 4 पशुओं तथा 2 हिरणों से घिरा हुआ, ये भी हमने देखा है मोहरों में। प्रत्येक हाथी में त्रिशूल और डमरू को धारण किए हुए, तो हाथी में ये नहीं मिला है। ठीक है, क्यों नहीं मिला है? कि इस मोहर में जो है हड़प्पा काल की, उसमें कहीं भी त्रिशूल या डमरू जैसे प्रतीक आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। आपने इतना सारे हड़प्पा के चीज़ें यहाँ तक पढ़ी हैं कि आपने कभी सुना है कि त्रिशूल और डमरू जैसी चीज़ें उसमें कहीं सुने या किसी किताब में देखने को मिली है? नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि ये तत्व भगवान शिव को संदर्भित करते हैं। ठीक है, और पशुपति नाथ पर मोहर नहीं पाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2, 3 सही है, बाकी चौथा गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया, आंसर आपका ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में हमें एक परिवार को विधिक जीविका को निम्नलिखित वर्णन मिलता है? मैं कवि हूँ, मेरे पिता विशज हैं, मेरी माता अन्न पीसती हैं, अलग अलग तरीक़ों से जीविका पार्जन करती हैं, और हम साथ साथ रहते हैं। ये आपका किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या फिर आपका ऋग्वेद में? ठीक है, तो ये आपका जो ये है ये एक्चुअली में आपका ऋग्वेद में देखने को मिलती है, यानी ऋग्वेदिक काल में। ठीक, ऋग्वेदिक काल का ये चीज़ें संदर्भित करती हैं। ली आयोग 1923 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, ली आयोग के बारे में पूछा गया है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसे रॉयल कमीशन ऑन दी
सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से जानते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसने भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रस्तावित लोक सेवा आयोग को तत्कालीन स्थापना की सिफारिश की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र की भर्ती सुनिश्चित करने के क्रम में प्रत्येक प्रांत के लिए पृथक लोक सेवा आयोग का गठन स्थापना की सिफारिश की थी, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो इसमें प्रत्येक प्रांत के लिए अलग अलग सिविल सेवा की सिफारिश नहीं की थी, बल्कि इसके बजाय इसने सुझाव दिया था कि जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की विशेषज्ञता को प्रांतीय सरकारों के लिए उपलब्ध किया जाने की बात की थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। आंसर आपका 1 और 2 होना चाहिए। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन संकल्प कल 1882 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसने स्थानीय निकायों और अधिकांश सदस्यों को गैर सरकारी यानी कि नॉन ऑफिशियल तथा अभिधिमानता निर्वाचन होने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसने स्थानीय निकायों के लिए अध्यक्षता गैर सदस्यों द्वारा किए जाने की सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम रखने की प्रस्ताव रखा था, तो ये भी सही है। आपका ये दोनों ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, बताना है कौन सा आपका इसमें से सही है। वर्ष 1857 के बाद ब्रिटिशों ने विलय की नीति को त्याग कर दिया, लेकिन देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति बनाए रखी थी, तो ये आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, वर्ष 1876 में रानी द्वारा केसरे हिंद की उपाधि को अपनाना देशी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन के समकक्ष और संप्रभु के रूप में मान्यता देने का प्रतीक बन गया था, तो ये थोड़ा आपका विवादित है। क्यों विवादित है? क्योंकि जो 1876 में महारानी द्वारा केसरी हिंद की उपाधि ग्रहण करने का तात्पर्य रियासतों के साथ समानता से नहीं था, बल्कि इसने पूरे भारतीय जो उपमहाद्वीप है उस पर ब्रिटिश राज की जो संप्रभुता है उसको मजबूत किया, जिससे क्या हुआ, रियासतों के समान या स्वतंत्र होने की कल्पना जो थी, उनकी जो सोच थी वो वहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। आंसर हमारा ओनली 2 होना चाहिए। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश विदेशी नीति के निम्नलिखित परिणामों पर विचार कीजिए और बताना है इसमें से कौन सा सही है। भारत की प्राकृतिक सीमाओं का विस्तार उनकी सीमाओं से परे क्षेत्रीय विजयों के माध्यम से किया गया था। ठीक है, क्षेत्रीय विजयों के माध्यम से किया गया था, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। भारत के वित्तीय और सैन्य संसाधनों को ब्रिटिश साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए उपयोग किए जाने से बचाया गया था, तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए भारत को धन व्यय और रक्तपात दोनों के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। भारतीय संसाधनों का व्यापक रूप से उपयोग किसने किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवादी की जो महत्वाकांक्षाएं थी इनका यूज़ करने के संसाधनों का, उसको पूरा करने के लिए किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाता है। सही पूछा गया है तो सिर्फ हमारा पहला वाला ही सही है। औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कितने सही हैं। इस प्रक्रिया को बेहतर संचार, मुद्रा अर्थव्यवस्था और बढ़ाने आंतरिक व्यापार जैसे विकासों को प्रोत्साहन करना था, तो ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय किसानों को लाभ बढ़ाने और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सक्रिय रूप से जो वाणिज्यिक फसलों को और आकर्षित हुए थे, तो ये यहाँ पे थोड़ा आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि जो भारतीय किसान हैं उनके लिए जो वाणिज्यिकरण हुआ वो एक प्रकार से जबरन थोपी गई प्रक्रिया है, जिसमें जो किसान केवल जीवन निर्वाह ही नहीं कर पाते थे और उनके पास निवेश कम करने के लिए शायद ही कोई मतलब पैसे या आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी। वाणिज्यिक फसलों में के लाभ में मुख्य रूप से जो बिचौलिए हैं उनको प्राप्त होते थे ठीक ठाक कमीशन। मूल्य गिरावट के समय सबसे अधिक नुकसान किसको हुआ था? तो
किसको हुआ था, ठीक है। जैसे वर्ष 1866 में कपास संकट आया था और उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, कृषि आंदोलन काफ़ी तीव्र हुए थे, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। आंसर हमारा ओनली 1 होना चाहिए। भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड रिटन के कार्यकाल के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और बताना है इसके कार्यकाल के दौरान कौन सी घटनाएं घटी हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इसमें से जो ये लॉर्ड रिपन है इसके कार्यकाल में कौन सी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। तो रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन, ठीक है। रिचर्ड स्ट्रेची में अकाल आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये कब गठन होता है ये भी जानना जरूरी है। ये आपका 1878 में होता है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, रॉयल टाइटल्स एक्ट के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये आपका 1876 में होता है, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि जो इल्बर्ट बिल है ये पहली बात तो 1883 में आता है और ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नहीं आता है बल्कि ये लिटन के कार्यकाल में आता है, ठीक है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल, एक सेकेंड लिख देते हैं, लॉर्ड लिटन, ठीक है, इसी कार्यकाल में आता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत रहता है क्योंकि यहाँ पूछा गया है, एक सेकेंड, अरे हाँ ठीक है। अच्छा लॉर्ड लिटन पूछा गया ना, हाँ। तो लॉर्ड लिटन काल में ये सारी घटनाएं हुई थी, ठीक है। और ये लिटन ही रिपन है एक्चुअली में, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में ये नाम भी थोड़ा अलग एक जैसे हैं, लिटन रिपन, एनीवे, ठीक है। तो ये आपका लॉर्ड रिपन काल में होता है और 1883 में होता है और बाकी ये सारी चीज़ें लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में होता है, ठीक है। तो कितने सही है, 2 सही हैं। तो लिटन और रिपन में एक ही अंतर है, रा और ला का, तो इसकी कन्फ्यूजन मत होइए आप भी, जैसे कि मैं भी हुआ हूँ। एनीवे चलते हैं आगे की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बात करनी है और यहाँ पे अध्यक्ष हैं उनको बताना है, ठीक है। बताना है कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था 1800 कांग्रेस अधिवेशन 1889, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, पहले मुस्लिम द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें पहले कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पहली बात आपको जानना जरूरी है कि ये सब बातें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह है ये 1870 के दशक में शुरू होते हैं और 1880 के दशक में प्रारंभ में एक अखिल भारतीय संगठन की परिस्थितियाँ जो होती है वो अनुकूल हो चुकी हैं और उसके बाद सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश सिविल सेवक हैं जैसे कि A.O. ह्यूम वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध बुद्धिजीवी हुआ करते थे और एक मंच पे लाकर दिसंबर 1885 में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो जाता है, ठीक है। पहला अधिवेशन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कहाँ होता है, मुंबई में होता है। अध्यक्ष कौन थे उसमें, A.O. ह्यूम और कौन सा स्थान था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ है, ठीक है। और 1887 में मद्रास में ये वाला, ठीक है। तो पहली बात तो ये 1889 में नहीं हुआ है, ये हुआ 1887 में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ कुछ गलत है यहाँ पे, 1887 में होता है, ठीक है। मद्रास में आयोजित होती है और या तीसरा अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो ये आपका पहले मुस्लिम द्वारा कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की गई थी। तो ये तो हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो ये डेट है ये यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन लिखा हुआ है, पहले महिला भारती द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। तो ये तो बिल्कुल
सही है नहीं सही है, क्योंकि पहली भारतीय यहाँ पे नहीं है, बल्कि पहली ये ब्रिटिश महिला थी। कौन थी? और ये पहली बार डेट जो लिखी है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि जो कलकत्ता अधिवेशन है वो हुआ था आपका 1917 में हुआ था। तो यहाँ पे एनी बेसेंट ने इसकी नेतृत्व किया था, तो इसलिए ये आपका हो जाता है यहाँ पे गलत। 1917 कलकत्ता की बात करें, ठीक है, एक सेकेंड, 1917 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये दोनों एक ही कलकत्ता के लिखे हुए हैं, तो ये कलकत्ता वाला 1917 में तो होता है, ये यहाँ पर सही है। पहले यूरोपीय द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है, तो पहले यूरोपीय द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, तो ये वाला भी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, और इन्होंने पहले अध्यक्षता की थी। तो ये जो यूरोपीय वाला है ये आपका गलत हो जाता है, ये भी, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। ये ऑप्शन फ्रेमिंग है, इसकी डिसबैलेंस है। एनीवे, तो इसमें आपके सारे ही गलत लिखे हुए हैं। आंसर क्या होना चाहिए? डी। महात्मा गांधी ने गंगाधरराव देशपांडे को लिखा था, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगाम जाने से रोक सकती है, ठीक है। जब बेलगाम अधिवेशन हुआ था तो उसमें उन्होंने, गांधी जी ने लिखा था, तो वही इसी बारे में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? उन्होंने इस बात का संदर्भ किस कार्यक्रम में भाग लेने से पहले किया था? तो आप सब जानते हैं, उन्होंने होम रूल अधिवेशन जो 1916 में होता है उसमें जाने से पहले ये बातें कही थी। डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं। आगे चलते हैं। दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है बताना है। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम का औपचारिक रूप से समर्थन किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले के लिए 15 सदस्यों वाली एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर आपका दोनों सही है, इसमें आपका ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। चलते हैं, थोड़ा इस पर बात हैं। असहयोग कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और बताना है असहयोग कार्यक्रम के भाग कौन से इसमें थे, ठीक है। ये वाले थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत वाले बताते हैं, जिसमें केवल 2, केवल 3, केवल 4 वगैरह क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एनीवे, फिर भी हम इसको करेंगे क्योंकि एग्जाम निकालना है तो करना है, ठीक है। विदेशी जो कपड़े हैं उनको सार्वजनिक रूप से जलाया गया था, तो ये आप जानते हैं बिल्कुल सही है। जो 1920 में आपका 1920 से 22 से जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी हुई थी असहयोग कार्यक्रम के दौरान, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा के आलोक में हड़तालें और प्रदर्शन हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ओवर सब्सक्राइब्स होने के साथ तिलक स्वराज कोष का 1 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। जो गांधी जी ने आह्वान के बाद तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्रित हुए, वो उस समय हुए थे जब 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पैसे में होता था बात, ठीक है, आने में बात होती थी। तो उस समय 1 करोड़ रुपए आज के पता नहीं कितने सारे करोड़ रुपए बन जाएंगे, ठीक है। किसानों ने ब्रिटिश के खिलाफ रहने वाले जमींदारों और व्यापारियों का समर्थन किया था। किसानों ने नहीं, बिल्कुल ये नहीं किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो किसानों, जमींदारों और व्यापारी का समर्थन बिल्कुल नहीं किया था। वास्तव में जो आंदोलन था उसमें किसानों की भागीदारी अक्सर जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ हुआ करती थी, ठीक है, और यही कारण बनता था संघर्ष का। और इस आंदोलन से जो पीड़ित वर्ग था उसका आक्रोश में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, जो वर्ग संघर्ष के खिलाफ कांग्रेस का संयम है टूट जाता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसमें कार्यक्रम में भाग कौन थे? तो केवल 3 थे, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा सारी घटनाएं हुई थी। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। तिलक ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था और तर्क दिया था कि राजनीति अपराधों के लिए सभी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो काला कानून नाम तिलक ने नहीं दिया था, बल्कि किसने दिया था? गांधी ने दिया था, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, गांधी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और इसमें होम रूल लीग के युवा सदस्यों को शामिल किया, लेकिन पैन इस्लामिक से दूरी बनाए रखी थी, ठीक है। तो ये वाला भी सही नहीं है, क्योंकि जो गांधी ने एक सभागृह का आयोजन किया था वो होम रूल लीग था, पैन इस्लामिक युवाओं के सदस्यों को इसमें शामिल करना था, न कि इनको अलग करना था,
ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में होता है उसके संबंध में विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही ये बताना है। इसमें मजदूर युवा युद्धकालीन मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए मजदूरी में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। गांधी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने और इसके बदले मजदूरी में 25% वृद्धि की मांग की थी, सलाह दी थी, तो ये भी आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही। 25% मांगा था क्या, 25 नहीं था भाई, 35 था, इसीलिए तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं कई बार ऐसे बोल देता हूँ ताकि आपको लगे कि सही है, लेकिन नहीं, आपका भी दिमाग काम करना चाहिए ना। तो ये 35% था, ना कि 25% था, ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद इस दौरान गांधी ने आमरण अनशन किया, जो भारत में उनका इस प्रकार का पहला अनशन हुआ करता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अहमदाबाद का जो अनशन था वो पहला अनशन था, ठीक है, गांधी जी का। तो आपका पहला और तीसरा सही है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन है। और यहाँ पे 25 के साथ 35 है, 35 होता तो हमारा सही हो जाता। निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, विचार करके बताना है कौन सा इसमें से सही है। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुस्लिम की भागीदारी काफ़ी अधिक थी। ठीक है, तो ये पहली बात तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसके दौरान जो मुस्लिम भागीदारी थी वो असहयोग आंदोलन की तुलना में काफ़ी कम थी। लेकिन जो खिलाफत के मुद्दे से पहले जो भारतीय लोगों ने एक व्यापक वर्ग को राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ एकजुट किया था, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय तक यह एकता कमज़ोर पड़ गई थी और मुस्लिम भागीदारी की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिरासत के लिए गए लोगों की संख्या असहयोग आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए संख्या से अधिक थी। ये काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि कंपैरिजन करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो पहली बात तो चलिए कोई नहीं, आगे क्वेश्चन तो हो सकता है अभी से एग्जाम में भी। तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हिरासत में लिए गए लोग थे उनकी संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक थी, जो कि इससे बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी का संकेत देता था। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाता है। तो आंसर हमारा होना चाहिए डी। तैयार रहिए हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए। हंटर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका बताना है सही, अच्छा सही नहीं बताना है। हाँ, यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, सही नहीं है वो बताना है। क्या बताना है, जो सही नहीं है। चलिए, अंतिम रिपोर्ट में डायर की निंदा नहीं की गई थी और उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। अच्छा, पहले तो दूसरा ऑप्शन है ना। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन, इसका गठन केवल पंजाब में हुई अशांति की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, इसका जो है वो अशांति की, जो पंजाब में अशांति हुई उसकी जांच के लिए किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि जो ये हुआ था, अच्छा गलत हो जाता है ना। हाँ तो ठीक है, ये हमारा गलत है। अब बाद में देखेंगे इसको भी। अंतिम रिपोर्ट में डायर की निंदा नहीं की गई थी और उसके साथ खिलाफ कोई खिलाफ कार्रवाई, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। इसमें सीमित सदस्यों में 3 भारतीय थे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन 3 भारतीय थे ये भी जानना जरूरी है। एक सर चिमनलाल हीरालाल थे और शीतला और पंडित जगन नारायण थे, और जो सरदार साहिबाबाद थे ये सब लोग थे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका सही हो जाता है। ठीक है, ये सही है। तो ये दोनों गलत हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 2 आपके सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। खेड़ा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन की बात हो रही है। यहाँ पे खेड़ा आंदोलन की बात हो रही है, सही वाले को बताना है। ठीक है, सही वाले को बताना है। राजस्व संहिता के अनुसार यदि कृषि उपज सामान्य उपज की 1/3 से कम हो तो किसान कर छूट में हकदार होते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आपका सही नहीं है। ठीक है, अरे भाई डरो मत, ये बिल्कुल सही, सच में सही नहीं है। क्यों नहीं सही है बताते हैं। राजस्व संहिता के अनुसार हुआ
ये पहली बात तो जो खेड़ा आंदोलन है इसको आपके बारे में जानना जरूरी है। ये आपका 1918 में होता है, ठीक है। डेट ध्यान रखना है, डेट ही कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो खेड़ा है कहाँ पड़ता है, वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उस समय में गुजरात में हुआ करता था। छोड़िए, आता है अपने टॉपिक की तरफ। तो जो राजस्व संहिता के अनुसार क्या हुआ, कृषि की उपज जो सामान्य उपज के 1/4 से कम हो तो किसानों को काफ़ी माफ़ी के पात्र होना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/3 लिखा हुआ है, बल्कि 1/4 है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, 1/4 थी, ना कि 1/3 थी। तो ये वाला ऑप्शन पे गलत हो जाता है। अंततः ब्रिटिश सरकार को संबंधित वर्ष के लिए कर माफ़ करने की और जब्त करने की संपत्ति को वापस करने में सहमति हुई थी। तो ये वाला बिल्कुल ही आपका सही है, ठीक है। तो आंसर आपका 2 होना चाहिए, मतलब बी सही है। ये कुछ क्षेत्र हैं और ये उनके अग्रणी नेता हैं, उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। ये अग्रणी नेता है। यहाँ पे धरसना लिखा हुआ है, ठीक है, पेन चेंज करते हैं। और यहाँ पे सरोजिनी नायडू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। जो धरसना का हुआ था, ये हुआ था, यहाँ लिख देता हूँ इधर पिक्चर में, ये 1930 में होता है। मालाबार की बात करें, ठीक है, मालाबार को वैकोम सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, और के कप्पलम, ठीक है, ये इसके नेता हुआ करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो ये मालाबार है ये आपका 1930 में ये भी होता है, ठीक है, 1930 में होता है। ये नवंबर में होता है एक्चुअली में, और ये आपका अप्रैल में होता है, ठीक है। सॉरी, माफ़ कीजिए, मई में होता है, मई में होता है। उड़ीसा के लिए गोपाल बंधु चौधरी का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उड़ीसा के लिए क्या आ रहा है, गोपाल बंधु चौधरी का नाम आ रहा है। तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक है, गोपाल बंधु चौधरी, ये वाली भी सही है। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी, ठीक है, तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब ये चारों ही सही सुमेल थे। ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे सभी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई। सही नहीं, अच्छा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। सही नहीं को स्पेशली मार्क करेंगे जब भी एग्जाम में आएगा आपके, ठीक है, कि ताकि आपको इससे आइडिया रहेगा कि क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय के एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो पहली बात तो ये आपका सही, ये भी है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। और जो ये 1931 में होता है, 1931 में होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और जो 1930 में ये आपका पहला होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय करते थे। तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज के समय जो इरविन था, ठीक है, इरविन था, इरविन की जगह लॉर्ड विलिंगडन था, ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड वार्ड आप लगा लेंगे, विलिंगडन तो मैं लिख दे रहा हूँ, विलिंगडन, ठीक है। तो वो था, तो ये वाला आपका गलत हो जाता है। तो यही आपका सही नहीं है, कि मैंने आंसर भी आपका यही है। तो केवल 3 सही नहीं पूछा है ना, हाँ, तो हमारा 3 ऑप्शन हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कितने सही हैं, ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट की बात हो रही है यहाँ पे। दलित वर्गों को दोहरा मत देने का प्रावधान था, एक पृथक निर्वाचन के क्षेत्र में, दूसरा समान निर्वाचन क्षेत्र में। तो ये बिल्कुल ही आपका सही है। किसान भी प्रांत में मराठों के लिए सीटों का कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और किसी प्रांत में महिला के लिए सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया था, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था उसको छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए लगभग 3% सीटों का रिजर्वेशन करने की बात की गई थी। तो ये आपका सही पूछा है। तो हमारा सही क्या है, 1 और 2 सही है, तीसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा।
स्वराज और नेचर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या करना है? विचार करना है। विचार करना है भाई। ठीक है, नेचर्स के परिषद में प्रवेश के समर्थन किया गया, जबकि स्वराजवादी ने इसका विरोध किया और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाता है। स्वराज के नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद और एम एन अंसारी ने किया था, जबकि नो चेंजेस का नेतृत्व सी आर दास ने किया था। ठीक है, तो पहली बात तो जो नो चेंजेस क्या बोला, स्वराजवादी नेतृत्व का राजेंद्र प्रसाद और एम एस अंसारी ने किया था। ठीक है, नो चेंजेस सी आर दास और अहमद खान ने किया था। तो ये गलत हो जाता है। आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, ना तो 1 ना तो 2। भारत शासन अधिनियम 1935 के स्थायी विधायकों के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है और बताना है इसमें से कितने सही हैं। ठीक है, कितने सही हैं ये बताना है। राज्य परिषद एक अस्थायी निकाय होंगे जिसका 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष से नियुक्त होगा। तो ये बिल्कुल सही है। संघीय विधानसभा का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाना था। तो ये आपका थोड़ा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि संविधान सभा में निम्न सदन में उस समय 375 सदस्यों वाला सदन होता था, जिसमें से कुछ सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के से चुने जाते थे और कुछ रियासतों से नामित किए जाते थे। ठीक है, और इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चयनित नहीं किया जाता था। सांप्रदायिक मंचाट के आधार पर पृथक निर्वाचिका लागू की गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। संघीय विधानसभा में और राज्य विधान परिषद दोनों मंत्रियों के विरुद्ध आत्मविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो संघीय विधानसभा के ही मंत्री होते थे उनमें आत्मविश्वास प्रस्ताव ला सकती थी, राज्य परिषद ऐसा नहीं कर सकती थी। तो आपका ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। आंसर आपका क्या होना चाहिए? 1 और 3, यानी कि हमारे सिर्फ 2 ऑप्शन सही हैं, यानी कि बी ऑप्शन। 31 अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें सही नहीं है। ठीक है, जो स्पेशली सही नहीं होगा उसको सही ऐसे मार्क करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियरिटी रहे। इसमें डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य के रूप में प्रस्ताव किया गया था। तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कितने क्वेश्चन सही नहीं है? ठीक है, तो ये सही है। इसमें से युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान सभा के प्रावधान था जिसमें मुख्यतः भारतीय सदस्य होते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में कोई भी संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अंगीकार नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपका सही हो जाता है। तो इसमें से सारे सही हैं, यानी कि सभी कोई भी सही नहीं है। कितने सही नहीं है? तो सभी सही हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में खत्म विचार करना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव जुलाई 1942 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के विरुद्ध नारा करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ये भी सही है। ठीक है, आंदोलन में औपचारिक रूप से प्रारंभ होने के पूर्व भी कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। इस भूमिगत नेटवर्क के विशेष रूप से समाजवादी तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों की प्रक्रिया में भाग लिया था। ये भी गलत है। तो आपका सिर्फ इसमें 2 सही है। एक सेकेंड, हाँ ये वाला सही है। ठीक है, तीसरा सही है, ये वाला गलत है आपका। ठीक है, तो आपका केवल 3 सही है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। वेवल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और बताना है इसमें सही नहीं पूछा है। ठीक है, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन देखने को होता है, सही नहीं पूछा है। इसने प्रस्ताव प्रस्तावित किया था कि भारतीय गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों में भारतीय होंगे। तो ये बिल्कुल ही सही है।
इसमें कार्यकारी परिषद को केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया था, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि 1935 में जो भारतीय शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत यह किया गया था कि वह केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये गलत होता है। इसमें प्रस्तावित किया गया था कि यह संयुक्त सूची संभव न हो और तो प्रत्येक दल में परिषद हेतु पृथक नामांकन की सूचियाँ प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सही कौन सा नहीं है? केवल एक में दो। ठीक है, तो इसमें आंसर माना केवल एक हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? आज़ाद हिंद फौज की बात हो रही है। INA का ध्वज पहली बार भारतीय भूमि पर मोइरांग नागालैंड में फैलाया गया था। ठीक है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि 14 अप्रैल 1994 की बात है। बहादुर ग्रुप ने कर्नल मलिक के मणिपुर में मोरिंग में भारतीय क्षेत्र में पहली बार आज़ाद हिंद फौज का ध्वज जो है वो फहराया था। ठीक है, तो ये कहाँ था? नागालैंड में नहीं है, बल्कि ये है मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में, इसलिए गलत हो जाता है। INA ने मित्रों राष्ट्र सेनाओं के द्वारा पीछे हटने के लिए विश्वास किए थे और जाने से पूर्व भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के कार्यों का संचालन किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो सही ही पूछा है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या करना है? विचार करना है। इस मिशन में डोमिनियन स्टेट की पेशकश की गई थी, लेकिन राष्ट्रमंडल संबंधों पर भारत की स्थिति जो है वो सीमित रही, तो ये आपका थोड़ा गलत हो जाता है। इसके अनुसार कोई भी प्रांत ध्वज भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था और अपना संविधान बना सकता था। ठीक है, ये सही है। इसके अनुसार प्रस्ताव संविधान में सभी सदस्यों निर्वाचित होने थे। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये दो सही है, एक्चुअली में ये भी सही था। ठीक है, और ये भी सही था, तो पहला और दूसरा सही है और बाकी आपके गलत हो जाते हैं। नहीं, दूसरा ही सही है एक्चुअली में, पहला गलत है ना। हाँ, तो ए हो जाएगा आंसर। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या करना है? विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें सही है। इस आंदोलन में दिल्ली चलो नारा के रूप में ले लिया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने सत्याग्रह का प्रस्ताव रखने में दूसरे व्यक्ति थे, तो बिल्कुल विनोबा भावे पहले थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के विशेष रूप से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। ध्यान देंगे, ठीक है, स्पेशली कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, सही नहीं है कौन सा, ये पूछा गया है। सरकार ने अपनी कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने के लिए कहा गया था, तो ये आपका गलत हो जाता है। सैनिकों ने सेना छोड़ने के लिए कहा था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है ये भी। और आपका किसानों को दी गई सलाह आपसी सहमति से लगान दे दी जमींदार का सरकार ने विरोध किया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही नहीं है, तो केवल हमारे दो सही नहीं है, पहला और दूसरा सही नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। राजगोपालाचारी फार्मूले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, राजगोपालाचारी फार्मूले पर विचार करना है और बताना है इसमें से कितने सही हैं। यह लीग पाकिस्तान की मांग की मौन स्वीकृति थी, तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, पहली बात तो ये फार्मूला 1944 में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी ने राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तावित फार्मूले का समर्थन किया था, तो बिल्कुल किया था। इस फार्मूले की शर्तें तभी लागू होती थी जब इंग्लैंड में भारत को पूर्ण शक्ति हस्तांतरित कर दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ये तीनों ही सही हो जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता और अविष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। रियासतों में ब्रिटिश सरकार के अधीन बनी रहेंगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन रियासतें क्या रहेंगी? बनी रहेंगी, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें प्रधान तक की जो रियासतें थी वो ब्रिटिश सरकार
के अधीन नहीं रहेंगी, बल्कि वो उत्तराधिकारी सरकारों के अधीन रहेंगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। पूर्ण रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और आपका तीसरा सही है, बाकी जो दूसरा है ये आपका गलत होता है। क्यों गलत है बता दिया मैंने, आंसर आप समझ रहे, ये होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सितंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है, इसमें सही वाले को ही बताना है। ठीक है, क्या बताना है, सही वाले को बताना है। इसे 18 जुलाई 1947 को सही स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो ये बिल्कुल डेट सही लिखी हुई है। इसके अनुसार संक्रमण काल के दौरान डोमिनियन सरकारों को भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत कार्य करना होगा। ठीक है, 1919 के अंतर्गत कार्य करना होगा, बल्कि ये यहाँ पर 1919 नहीं है, बल्कि ये 1935 होता, तो आपका ये राइट होता। ठीक है, इसलिए आपका गलत है। इसके अनुसार प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को विधान मंडल के रूप में कार्य करना था और मौजूदा केंद्रीय जो विधानमंडल को स्वायत्ता भंग हो जाना था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिनियम 1919 दे रखा है, जबकि 1935 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला और तीसरा आपका सही है, यानी कि सी आंसर होना चाहिए। समाचार पत्रिका और ये कुछ व्यक्ति हैं उनको बताना है इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है। ईस्ट इंडियन, ठीक है, ईस्ट इंडियन, हेनरी लुइस और विलियम रेजी, तो ये बिल्कुल सही है। बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, बहिष्कृत भारत आपकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। कुंडी रासु ये ईवी रामास्वामी नायकर की है, तो ये भी बिल्कुल आपकी सही है। युगांतर आपके सही, कौन नहीं जानता, वीरेंद्र कुमार घोष की है। ठीक है, युगांतर, तो आपका सभी चारों सुमेलित हैं। 1900 माफ कीजिए, ब्रिटिश वायसराय के संदर्भ में उनके कार्यकाल के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ये कुछ वायसराय हैं और इलाइट राय हैं, इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, लॉर्ड वेल की बात हो रही है। ठीक है, तो लॉर्ड वेल के बारे में तो ये एक्चुअली में आपका भारत छोड़ो जो आंदोलन है, ये गलत हो जाता है आपका। ठीक है, लॉर्ड लिनिथंगो, ठीक है, लॉर्ड लिनिथंगो के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये भी आपका गलत हो जाता है। लॉर्ड विलिंगटन, भारत प्रशासन अधिनियम 1935, ये बिल्कुल सही है। और लेडविन या दीपावली घोषणा पत्र। ठीक है, तो इसमें से आपका 2 ऑप्शन सही है, बाकी 2 गलत है। माउंट एबू योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है आपको। इस योजना के दौरान उत्तर पश्चिमी प्रांत और बंगाल के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराकर उनमें भविष्य के बारे में निर्णय कर प्रावधान किया गया था, तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इस योजना की रियासतों को स्वतंत्रता अस्वीकार किया गया और उन्हें तो या तो भारत व पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना के दौरान हैदराबाद को अपनी इच्छा से पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, तो ये वाला बिल्कुल ही गलत हो जाता है। किसमें, क्योंकि इसमें जो हैदराबाद है वो पाकिस्तान में विलय की अनुमति नहीं दी गई थी, बल्कि इसे माउंट आबू के कांग्रेस की दृष्टिकोण से समर्थन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है और सही पूछा है तो एक और 2 सही है, माफ कीजिए, ये रहा कहाँ पे, इसमें है यार। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, सही कौन सा है ये बताना है आपको। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, बिल्कुल सही है। वर्ष 1939 में कांग्रेस से बाहर होकर एक अलग पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1939 में ही उन्नाव के मकूर में कांग्रेस के एक अंदर पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया गया था। ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन में उन्होंने गांधी के समर्थन पट्टीदार सीतारामैया को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, बाकी और गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संथाल विद्रोह के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, किसके विद्रोह के विचार में विचार करना है, संथाल विद्रोह के बारे में।
और बताना है इसमें से कौन सा सही है। संथाल ने अपने विद्रोह को हुल विद्रोह के है, जिसका अर्थ हुआ मुक्ति आंदोलन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह आपको पता होना चाहिए कब होता है, 1855 से लेकर 56 तक होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व तो रघुनाथ महतो ने किया था, जिसे कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो है आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सब जानते हैं इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने। ठीक है, हाँ, सिद्धू कानू ने किया था, सिद्धू और कानू ने किया था। जमींदारी और साहूकारों के हाथों में खेती योग्य भूमि का धीरे धीरे चले जाने से विद्रोह के पीछे एक प्रमुख कारण हुआ था। ये तो बिल्कुल आपका राइट है। विद्रोह के बाद भागलपुर और वीरभूमि जिलों को मिलाकर संथाल परगना का निर्माण किया गया और इस क्षेत्र के लिए विशेष कानून बनाया गया था। तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो कितने सही है आपके, दूसरा गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उलुग खान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। कौन सा आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे, उलुग खान आंदोलन की बात हो रही है। और सबसे पहली बात ये आपको जानना जरूरी कब हुआ था, तो ये आपका 1800 है एक्चुअली में, 1890 के दशक में होता है। ठीक है, देखते हैं। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है। इसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश ने वर्ष 1903 में टेंसी एक्ट पारित किया था, जिसके तहत खुदकट्टी प्रणाली को मान्यता दी गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका सही पूछा है, तो दोनों ही सही हैं, 1 और 2। निम्नलिखित में से किस संगठन ने माध्यम उद्योगों के लिए नीति का डिजाइन शीर्षक रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, तो ये जारी किया है आपका, किसने किया है, नीति आयोग ने किया है। ठीक है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई डिपो दर्पण पहल निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, डिपो दर्पण विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। यह प्लेटफॉर्म IoT सेंसर, CCTV निगरानी और लाइव वीडियो विश्लेषण के एकीकरण के माध्यम से डिपो परिचालन वास्तविक समय पर निगरानी की सक्षम बनाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। इस पहल के अंतर्गत ग्रेडिंग फ्रेमवर्क के आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों को 60% और परिचालन दर्शन में 40% भारांक दिया गया है। ठीक है, 40% दिया गया है। तो ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, जो आधारभूत संरचना है उसको आपको 40% दिया गया है और जो भारांक है उसको 60% दिया गया है। तो इसलिए ये आपका गलत है। आंसर आपका ओनली 1 सही है। पृथ्वी और मंगल दोनों में पाए जाने वाले खनिज की पहचान के रूप में संभावित प्राकृतिक भूवैज्ञानिक क्लार्क के रूप में की गई, जो लगभग 25,000 वर्षों की तक पूरी मंगल ग्रह की परिक्रमा के बारे में जानकारी में सक्षम है। तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी जारोसाइट की। ठीक है, जारोसाइट की बात हो रही है। हाल ही में विकसित भारत की पहली जीन संपादित भेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये सब। जीन संपादित भेड़ का विकास शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इस भेड़ का विकास बिना किसी बाहरी DNA को सम्मिलित किए जीन संपादित का उपयोग करके किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर आपका 2 होना चाहिए, यानी कि दोनों ही सही है, C होना चाहिए। तो हमने पहला पार्ट आप हम यही रैप अप करते हैं। आपने देखा कितने अच्छे से हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी उम्मीद देता है और हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे से कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी अच्छे से हमें आपके लिए ऐसी अच्छी एक्सप्लेनेशन लाने की अंदर से जो होता है मोटिवेशन वो मिलता रहे। और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।